गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज जैसा कि विदित है कि 2 अक्टूबर है, तो इसी के उपलक्ष्य में आप लोगों को गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और गांधी जी का बर्थडे मनाइए आप लोग घर में, ठीक है। घर पर रहिएगा और खूब पढ़ाई करिएगा। तो आज हम एक नई यूनिट यानी एक नए चैप्टर के साथ हैं, जो कि हमने अभी तक 2 यूनिट बेटा कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट हो गई थी। यहाँ पर आज हमारा तीसरा यूनिट शुरू होने जा रहा है, ठीक है। जो तीसरी यूनिट है वो धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। तीसरी यूनिट है हमारा धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, इस यूनिट के अंतर्गत हमारे 4 चैप्टर आएंगे, ठीक है। इस यूनिट के अंदर हमारे 4 चैप्टर आएंगे। जैसे अभी तक हमने पढ़ा था कि आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि धारा के कारण कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला चैप्टर आएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सबसे पहला चैप्टर हमारा यही आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर आएगा गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद जो हमारा दूसरा लेसन आएगा वो होगा गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। और इसके बाद जो हमारा तीसरा लेसन होगा, ठीक है, जो तीसरा अध्याय होगा इस यूनिट के अंतर्गत, ठीक है, उसका नाम होगा चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव। वहां पर हम स्पेशली चुंबक के बारे में पढ़ेंगे कि ठीक है कैसा कृत्रिम चुंबक होता है और कैसा प्राकृतिक चुंबक होता है, ठीक है। उसमें नॉर्थ और साउथ किस तरीके से कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमको वहां पर डिफाइन होंगी। और लास्ट चैप्टर हमारा होता है पृथ्वी का चुंबकत्व, ठीक है। लास्ट बेटा क्या होता है? पृथ्वी का चुंबकत्व। और पृथ्वी का यानी चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थ उसमें हमारा मिलेगा, ठीक है। तो 4 चीजें हमको कंप्लीट करनी है सिर्फ इसी यूनिट के अंतर्गत, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमने बताया था कि आपको, जैसे हमने पहले चैप्टर से शुरू किया था, तो वहां पर हम सबसे पहले आवेश यानी चार्ज से पता करते थे कि हमारा मैग्नेटिक, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। और यहाँ पर हम धारा के कारण देखेंगे, ठीक है। तो हम जब धारा की बात करते हैं तो सबसे पहले सन 1820 में, ठीक है, सन 1820 में एक डच वैज्ञानिक थे, ठीक है, डच के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ऑस्टर्ड, ठीक है। सन 1820 में डच के एक वैज्ञानिक ऑस्टर्ड ने यह पाया कि जब किसी वैद्युत चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, ऑस्टर्ड ने पाया कि जब किसी विद्युत चालक तार में, ठीक है, जब किसी वैद्युत चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ रहा बेटा? यानी उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई चालक, यानी जब कोई वैद्युत चालक तार, यानी कोई सिंपल सा तार, यही तार जो हमारे घर में वायरिंग में होते हैं, ठीक है, क्या अगर इसमें कोई धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र को देखने के लिए, ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र को देखने के लिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, मान लिया कि कोई घर के बाहर आपने देखा होगा खंभे में जो तार लगे होते हैं, वहां पर कटिया वाला सिस्टम जो होता है, ठीक है, जानते हैं ना। तो वहां पर यानी या ओपन तार, कहीं पर घर के अंदर कोई वायर खुला हो तो वहां पर अगर किसी दूसरे तार को हम टच करते हैं तो देखते हैं वो तार कुछ समय के लिए क्या होता है, चिपक जाता है, वहां पर एक दूसरे से टच हो जाता है, टच करते समय वो चिपक जाता है। यानी ऐसे में क्या सिद्ध होता है, वहां पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि वहां पर क्या है, कि चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, यानी ऑस्टर्ड ने यही कहा कि जब किसी वैद्युत चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और इसी कारण जो है तार के समीप रखी चुंबकीय सुई भी विक्षेपित हो जाती है, ठीक है। इसी कारण तार के समीप, मान लिया कोई वायर है, इसके समीप अगर कोई एक चुंबकीय सुई रख देते हैं तो क्या होता है, विक्षेपित हो जाती है। और विक्षेपित होकर के वो सुई एक नियत दिशा में, यानी नियत दिशा में ठहरती है, जैसे नॉर्थ और साउथ में जाकर के ही ठहरती है, जो कि हमारा एक कंपास का कार्य करती है, ठीक है। तो इस तरीके से
अब ये तो हमारा कुछ हुआ चैप्टर के अबाउट कि हमको क्या यहाँ से पढ़ना है और इस चैप्टर में वास्तव में है क्या, ठीक है, किस चीज के बारे में मुझे इस चैप्टर में अध्ययन करना है, ठीक है। तो ये तो कुछ हमारे इसके पॉइंट थे। अब हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है हमने अभी बताया। जैसे मान लिया एक चुंबक है तो इस चारों ओर के चुंबक का, ठीक है, मान लिया है कि ए और बी एक तार है चुंबक के, ठीक है, तो इसके चारों ओर का कुछ एरिया होगा बेटा ना, ये इसके चारों का कुछ एरिया होगा जिस पर ये हमेशा एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है, जिस पर हमेशा एक चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की। तो चुंबकीय क्षेत्र कहता है कि किसी चुंबक के परितः वह क्षेत्र, किसी चुंबक के परितः वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है। अब बल आघूर्ण क्या होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा बल आघूर्ण कि बल द्वारा किसी पिंड को एक स्थित बिंदु के चारों ओर घुमाने की प्रवृत्ति को क्या करते हैं हम, बल आघूर्ण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, ठीक है, बल आघूर्ण यानी इस तरीके से, ठीक है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है। यानी यहाँ पर मान लिया आपको ये सुई रख लेते हैं, ठीक है, एक निश्चित दिशा में जाकर के ठहरती है। तो ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। सिंपल सी डिफिनेशन है यहाँ पर, ठीक है, सिंपल सा एकदम लॉजिकल, ठीक। तो हमने बताया यहाँ पर धारा की बात होगी और धारा में आपको बताया जाएगा कि धारा में कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। और इस चीज को पता करने के लिए ऑर्स्टेड ने एक नियम प्रतिपादित किया था, उसको कहते हैं बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है। तो इसके बाद हमारा अगला आता है चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कैसी होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से ये तात्पर्य हो जाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो हो सकती है कि चुंबकीय क्षेत्र यानी किसी बिंदु पर रखी कंपास की सुई, किसी बिंदु पर रखी कंपास की सुई दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव की दिशा में अगर वो ठहरती है तो उसकी क्या कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है बेटा, ठीक है। अगर कोई कंपास सुई दक्षिणी या उत्तरी ध्रुव में जाकर के ठहरती है, ठीक है, दक्षिणी या उत्तरी ध्रुव में एक रेखा की दिशा में रुकती है तो हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा हुआ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आगे बढ़ते हैं वहां पर हमारा आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई, ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, नोट करेंगे इसको, हम हेडिंग डाल के लिखेंगे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, ठीक है, रखे एकांक लंबाई के तार में, ठीक है, लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित होती है, एकांक धारा
प्रवाहित करने पर, ठीक है, एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल, एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर, यानी कह रहा है कि एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल, तार पर कार्यरत बल क्या कहलाएगा? तार पर कार्यरत बल चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तार पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है बेटा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हम लिख लेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, ये बेटा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और इसका एक दूसरा भी मात्रक होता है जिसको हम कहते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। पहला मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और हमारा जो दूसरा इसका मात्रक होगा वो होता है न्यूटन, यानी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से अब जैसे हम बात कर रहे थे कि गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्रता की उत्पत्ति, यानी गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति कैसे हुई और इसको ऑस्टर्ड ने कैसे प्रयोग किया कि यहाँ पर चुंबकीय यानी किसी चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है बेटा, तो हम देखते हैं यहाँ से कि ऑस्टर्ड ने किस तरीके से इसको डिफाइन किया। तो सन 1820 में हमने बताया था, सन 1820 में यानी 1820, ठीक है, सन 1820 में ऑस्टर्ड ने पता लगाया कि जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक उसी प्रकार धारावाही चालक के चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने यही कहा कि जिस प्रकार से चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक उसी प्रकार से धारावाही चालक के चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसी के आधार पर उन्होंने पता लगाने के लिए, ठीक है, उन्होंने अपने प्रयोग में एक कंपास की सुई ली, ठीक है, क्या किया, एक कंपास की सुई, ठीक है, और उसके साथ में एक चालक तार, एक बैटरी, ठीक है, अथवा स्विच आवश्यक उपकरण के रूप में उनको लिया और इसके बाद में उन्होंने इस चीज को सिद्ध किया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद हमारा आता है बायो-सेवर्ट का नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम, तो आइए देखते हैं बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। ठीक है, इसी में समझने का हम प्रयास करेंगे बायो-सेवर्ट के नियम को। ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम कह सकते हैं अथवा दो नामों से, अथवा धारावाही बायो-सेवर्ट का नियम अथवा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र।
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो अब यहां से हम बात करेंगे कि बायो-सेवर्ट के नियम में क्या होता है। सर्वप्रथम हमने कहा था, ऑस्टर्ड ने पता लगाया था कि जब किसी चालक तार यानी जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, लिखेंगे जब किसी विद्युत चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये सर्वप्रथम ओस्टेड ने पता लगाया था कि जब किसी वैद्य, देखिए आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे साथ पढ़ते चलिएगा। ठीक है, आपको आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑस्टर्ड ने सर्वप्रथम ऑस्टर्ड ने सन 1820 में पता लगाया कि जब किसी वैद्युत चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि बायो तथा सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र दिया। इसके बाद बायो तथा सेवर्ट ने इसी के आधार पर एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र दिया। ठीक है, जिसकी सहायता से हम, जैसे हमने मान लिया था, ठीक है, एक धारावाही चालक तार ए और बी, एक धारावाही चालक तार ए और बी ले लिया। ठीक है, एक धारावाही चालक तार ए और बी लिया बेटा। ठीक है, जिसमें एक छोटा सा हमने इसमें एक खंड ले लिया। ठीक है, एक छोटा सा खंड यहां से यहां का, जैसे एक हमने तार ले लिया। ठीक है, एक लंबाई का हमने तार ले लिया इस तरीके से, और यहां से हमने एक छोटा सा खंड डेल्टा एल मान लिया। ठीक है, उन्होंने इस छोटे से खंड पर मैग्नेटिक जो है उसको मैग्नेटिक क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न किया। तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए एक धारावाही चालक तार लिया, जिसके बीच में एक हमने छोटा सा खंड डेल्टा एल ले लिया। ठीक है बेटा, ये डेल्टा एल ले लिया। अब इसी से एक मध्य बिंदु से कोण बनाते हुए, ठीक है, एक, ठीक है, यहां पर उसको यानी आर दूरी पर, ठीक है, आर दूरी पर एक बिंदु हमने ले लिया जिसका नाम हमने पी रख दिया, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड यानी वो चुंबकीय क्षेत्र की जो चुंबकीय क्षेत्र का बिंदु था वो हमारा क्या हो गया, पी हो गया। और तो यहाँ पर एक कोण हमारा बनेगा। ठीक है, इस कोण को हमने थीटा रख लिया। ठीक है, थीटा, तो इस तरीके से डेल्टा एल हो गया हमारा, थीटा हो गया। ठीक है, आर दूरी पर स्थिति है, आर दूरी पर स्थित है हमारा पी। ठीक है, तो ए और बी एक धारावाही चालक हो गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, जिस बिंदु से हमने लिया था उसको हमने ओ मान लिया। तो अब ये क्या हुआ, धारावाही चालक। ठीक है, ये धारावाही क्या है, चालक है। ठीक है, तो अब यहां से हम क्लियर करते हैं इसके एक पॉइंट को। जैसे यहां से लिखेंगे हम इसकी थ्योरी अगर लिखना चाहते हैं तो माना ए बी एक धारावाही चालक तार है, माना ए बी एक धारावाही चालक तार है। माना ए बी एक धारावाही चालक
तार है जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक है। जिसमें देखिए क्या है, जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और इसी में हम कह सकते हैं जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तो तार के एक छोटे खंड डेल्टा A के मध्य, यानी तार के एक छोटे खंड क्या है, डेल्टा L के मध्य एक बिंदु हमने क्या लिया, एक बिंदु O, ठीक है। इसके एक बिंदु O से R मीटर की दूरी पर, O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या होता है, R मीटर की दूरी पर, ठीक है, धारा की दिशा में, R मीटर की दूरी पर, ठीक है, धारा की दिशा में एक बिंदु यानी थीटा कोण बनाते हैं, लिख सकते हैं R मीटर की दूरी पर, ठीक है, धारा की दिशा में थीटा कोण, ठीक है, थीटा कोण बनाती हुई क्या करते हैं, थीटा कोण बनाते हुए कोई बिंदु P लेते हैं, थीटा कोण बनाते हुए कोई बिंदु ठीक है बेटा, इस तरीके से, यानी एक कोई बिंदु P लेते हैं, एक छोटा रेखाखंड हमने यहां से ले लिया था, जैसे हमारा एक तार था, ठीक है, एक हमने चालक तार उतना लंबा लिया था और हम सिर्फ यहां से इतने चालक तार में हम पता कर लेंगे कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है, ठीक है। जब हम यहाँ पर कोई बिंदु P लेते हैं तो बायो-सेवर्ट के प्रयोगों के आधार पर धारावाही तार के छोटे खंड डेल्टा L द्वारा, ठीक है, किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B निम्न बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार बायो-सेवर्ट के अनुसार जो तीव्रता B है वो निम्न बातों पर निर्भर करती है, ठीक है, वो निम्न बातों पर निर्भर करती है, तीव्रता B निम्न बातों पर निर्भर करती है, ठीक है बेटा। तो निम्न बातों पर निर्भर करती है, पहला कौन सी बात पे निर्भर करता है, देखते हैं। पहला कहता है कि यह चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, यह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, यह चालक तार में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो क्या यह चालक तार में प्रवाहित धारा
आई के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी हम कह सकते हैं कि अर्थात बी प्रोपोर्शनल आई, अर्थात हम कह सकते हैं कि बी प्रोपोर्शनल आई। समीकरण ऐसे डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा। फिर दूसरी बात हमारी कहता है कि यह पहला तो चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, दूसरा हम कह सकते हैं कि यह चालक खंड की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होती है। यह चालक तार, ठीक है, यह चालक खंड की, या चालक तार, यह चालक खंड लिखेंगे यहां पर, यह चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, तो हम यहां से कह सकते हैं कि बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल, ठीक है। दो चीजें हमको यहां से क्लियर हो गई। अब लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहां से हमारी दो चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब जब दो चीजें क्लियर हो गई, आपने इसको नोट कर लिया होगा तो मैं रख कर रहा हूं ऊपर, ठीक है। जब यहां से दो चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं, तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? ठीक है, तो तीसरा पॉइंट कहता है कि यह चालक खंड के बिंदु P तक की दूरी, यह तीसरा, यह चालक खंड के, ठीक है, यह चालक खंड के बिंदु P तक की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। खंड के, यह चालक खंड के, देखिए यह चालक खंड के बिंदु P तक की दूरी, चालक खंड के बिंदु P, चालक खंड के बिंदु P तक, ठीक है, बिंदु P तक की दूरी के, बिंदु P तक की दूरी यानी R के वर्ग के क्या होता है? ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। ये यानी कह रहा है कि यहां से जो हमारा डेल्टा एल एक खंड है, इस खंड से यहां तक की दूरी, इसके बिंदु O से P तक के बीच की दूरी यानी R B के क्या होगी? वर्ग के अनुक्रमानुपाती। यानी हम कह सकते हैं कि B, हमारा जो B होगा वो, ठीक है, क्या इनडायरेक्ट, यानी इन जो हमारा क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इनडायरेक्टली, तो 1/r², ठीक है, इस तरीके से। और हमारा आखिरी पॉइंट क्या कहता है? लास्ट पॉइंट कहता है कि यह चालक खंड तथा दूरी के बीच, यह चालक खंड तथा दूरी के बीच बने कोण के क्या होता है? बने बीच कोण के, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है यह चालक खंड। यह चालक खंड तथा दूरी R के मध्य बने कोण क्या होता है? थीटा है, के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, ठीक है, बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, ठीक है, बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। तो कोण थीटा के ज्या के लिख देते हैं भैया, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन, एक शब्द और जोड़ लेते हैं, थीटा के, ठीक है,
ज्या, ठीक है, साइन थीटा यानी कि साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती, ठीक है, यानी कोण थीटा के साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, ओके। या चालक खंड की दूरी r के मध्य बने कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है ना, b प्रोपोर्शनल साइन थीटा, ठीक है। जब b प्रोपोर्शनल साइन थीटा होगा तो उपरोक्त चारों समीकरणों को मिलाने पर, चारों समीकरण मिलाने पर, ठीक है, जब चारों समीकरण हम मिलाएंगे तो देखिए भैया b प्रोपोर्शनल i है, b प्रोपोर्शनल डेल्टा l है, b इनवर्सली यानी 1/r² है यहाँ पर, और लास्ट b प्रोपोर्शनल साइन थीटा है, यानी चार इक्वेशन है और चारों क्या है, चुंबकीय क्षेत्र b के हमारे मिलते जुलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र b के प्रोपोर्शनल में है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र b के प्रोपोर्शनल में है। इन अगर चारों को हम मर्ज कर देंगे, मिला देंगे तो देखिए यहाँ भी b है, ये भी b है, ये भी b और ये भी b, तो फाइनल क्या आएगा हमारा b प्रोपोर्शनल। अब इसको मिलाएंगे तो क्या आएगा, i आएगा, तो i लिख लेंगे भैया। दूसरे में क्या है, डेल्टा l है तो डेल्टा l लिख लेंगे, देखिए डाउट नहीं होना चाहिए, i लिख लिया, डेल्टा l लिख लिया। दूसरा क्या, तीसरा 1/r² है तो कुछ नहीं, 1/r² लिख लेंगे। तीसरा क्या है, साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख लेंगे, कोई दिक्कत होने की नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से साइन थीटा, अब क्या होगा, हम b प्रोपोर्शनल i डेल्टा l साइन थीटा अपान r² लिख सकते हैं इसको। देखिए जब प्रोपोर्शनल हटेगा यहाँ पर, ठीक है, जब यहाँ से प्रोपोर्शनल हटेगा तो b के अनुसार यहाँ पर हमारा एक नियतांक, ठीक है, एक नियतांक आएगा, और वो नियतांक हमारा यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का नियतांक μ0/4 पाई, ठीक है, μ0/4 पाई। देखिए b बराबर μ0/4 पाई i डेल्टा l साइन थीटा अपान r², ठीक, ये हमारा क्या हुआ, बायो सेवर्ट का नियम, और इसका मात्रक हमने बताया था न्यूटन, ठीक है, इसका मात्रक हमने क्या बताया था, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी चुंबकीय क्षेत्र है b तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इस तरीके से हमारा बायो सेवर्ट का नियम पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या था, यह चालक तार में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, और दूसरा होता था यानी b प्रोपोर्शनल I, और सेकंड होता था यह चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी b प्रोपोर्शनल डेल्टा l होता है। तो हमारा दूसरा इक्वेशन था, और थर्ड हमारा बना था कि यह चालक खंड के बिंदु P तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था, यानी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r², और लास्ट हमारा होता था यह चालक खंड की दूरी r के मध्य बने कोण थीटा की ज्या यानी साइन के अनुक्रमानुपाती, तो b प्रोपोर्शनल यानी b प्रोपोर्शनल साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ से हम बायो सेवर्ट के नियम की उत्पत्ति कर सकते हैं। अगर आपसे यहाँ पर कुछ मान लिखने हैं, जैसे μ0/4 पाई, ठीक है, μ0/4 पाई, जिसका मान हमारा 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, ठीक है। म्यू जो होता है निर्वात की विद्युतशीलता होती है, ठीक है, विद्युत चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, हमारा जो म्यू होता है
वो निर्वात की, ठीक है, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, निर्वात म्यू जीरो को, बेटा म्यू जीरो को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता, और 1/4 यानी इसका अगर पूरे का मान पूछा जाता है, कहीं पर भी कोई न्यूमेरिकल आता है तो 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर स्पेशली म्यू जीरो का कोई मान पूछ रहा है, ठीक है, तो स्पेशली म्यू जीरो का मान क्या हो जाता है 4π × 10⁻⁷। ठीक है, 4π × 10⁻⁷। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में। ठीक है, आप अपना नोट वगैरह जो है इस पर पूरा विधिवत बनाइएगा। ठीक है, और अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।